यदि आप आईटीआई कर रहे हैं और आपका जो ट्रेड है वह इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन या फिर इससे संबंधित जो इलाज ट्रेड है उनसे है, तो निश्चित ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। हेलो दोस्तों, यहाँ मैं आपके लिए एक वीडियो सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें हम नियमित द्वारा जारी जो क्वेश्चन बैंक है उसको डिस्कस करेंगे। निश्चित ही ये सारे क्वेश्चन जो है वह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर पिछले 3-4 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए आरटीआई वालों का, तो यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको 100% गारंटी, इस बात की गारंटी देता हूँ कि यदि आप इस वीडियो सीरीज़ को पूरा देखते हैं, अच्छे से इस पर स्टडी करते हैं, या फिर इसके अलावा आप नीबी का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके भी पढ़ाई करते हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि लिखा है कि विच रजिस्टर इज यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी, यानी प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए किस अवरोध का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि एलडीआर। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एलडीआर। एलडीआर का अगर फुल फॉर्म जो होता है उसका होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, ये रजिस्टर जो होता है, ये इस रजिस्टर में क्या होता है कि जैसे ही प्रकाश की किरणें पड़ती है इस पर, ठीक है, जैसे ही प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती है, तो इसका जो होता है, इसमें जो करंट फ्लो की जो दर होती है वो क्या होती है? ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है, इसका अगर ये सिंबल देखा जाए तो ये देखने में कुछ ऐसा होता है। आपके एग्जाम में देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि एलडीआर का फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर इसका सिंबल दे देगा और पूछेगा कि इस डिवाइस का क्या नाम है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे एक शब्द है वीडीआर। वीडीआर का मतलब होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। इसके अलावा अगर एनटीसी का बात किया जाए तो इसका मतलब होता है निगेटिव, ठीक है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखिए, ये जो होते हैं आपके थर्मिस्टर वगैरह, जैसे प्रेस वगैरह में जो चीज़ें यूज की जाती है वो क्या होता है? आपके निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ही होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका एक होता है पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोला है कि विच कोड इंडिकेट सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड, यानी कि निम्न में से कौन सा जो कोड है वह सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को बताता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर BY126 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज एन एक्टिव कंपोनेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक सक्रिय घटक है। तो आपको पता होगा जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है पॉजिटिव कंपोनेंट और एक होता है निगेटिव कंपोनेंट। सॉरी, पॉजिटिव क्या होता है? एक होता है आपका एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है, एक्टिव, और एक होता है पॉजिटिव। देखिए, यहाँ पॉजिटिव क्या क्या मतलब है? पॉजिटिव कंपोनेंट वो होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव बोलिए या फिर पैसिव कंपोनेंट भी बोला जाता है इनको। ठीक है, पैसिव कंपोनेंट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, आमतौर पर पैसिव कंपोनेंट ही बोला जाता है। तो एक्टिव कंपोनेंट वो होते हैं जो कि वोल्टेज या करंट में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका रेक्टिफायर की बात किया जाए तो रेक्टिफायर क्या होता है? आपके जो करंट होता है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करता है। लेकिन अगर इंडक्टर की बात किया जाए तो यह सिर्फ उसके मार्ग में एक रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है, रिएक्टेंस उत्पन्न करता है। रजिस्टर भी क्या होता है? रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा, कैपेसिटेंस उत्पन्न करेगा, बट उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, उसे इंक्रीज नहीं कर सकता या फिर डिक्रीज नहीं कर सकता, बस उसे रोक सकता है। ठीक है, लेकिन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? क्या होते हैं कि जो करंट फ्लो होती है उसको बढ़ा देती है, करंट की जो इंटेंसिटी उसको बढ़ा देती है। इसलिए ये जो आपका ट्रांजिस्टर है वह क्या है? एक सक्रिय घटक के रूप में जाना जाता है। क्या है? सक्रिय घटक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए ट्रांजिस्टर के अलावा आपका जैसे कि हो गया ट्रैक हो गया,
ठीक है, ट्रैक हो गया, डायक हो गया, ठीक है, ये सारे आपके क्या है, एक एक्टिव कंपोनेंट के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विच लेटर इंडिकेट द कंपाउंड मटेरियल कैडमियम सल्फाइड। देखिए आमतौर पर कैडमियम सल्फाइड का जो वो होता था CdS होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यदि आपके एग्जाम में R मिल जाए या फिर CdS मिल जाए, ठीक है, दोनों में से कोई एक मिल जाए तो आप उसे टिक करके आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंबल, यानी कि यहाँ देखिए क्वेश्चन का यहाँ दिया कि एक सिंबल दिया है और पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये पहला जो सिंबल आपका बना हुआ है आपका एंड गेट का एक सिंबल बना हुआ है। ठीक है, एक आपका एंड गेट का सिंबल और बीच में क्या हुआ है, यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो एंड गेट और ठीक है, तो एंड गेट प्लस नॉट गेट मिल के क्या बनता है, आपका नैन गेट बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैन गेट। क्या बन जाएगा, नैन गेट। ठीक है, नैन गेट और देखिए दो एक चीज़ आप जान लीजिए, जो नैन गेट है होता है आपका NAND नैंड, और एक होता है आपका नॉर। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, आपके इनवर्स गेट माने जाते हैं। अब इनवर्स गेट क्यों कहा जाता है, ठीक है, इनवर्स गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन गेटों का उपयोग करके आप कोई भी गेट बना सकते हैं। उसके अलावा से आपके 3 बेसिक गेट होते हैं। ठीक है, 3 बेसिक गेट होते हैं। पहला होता है ऑर गेट, फिर होता है आपका एंड गेट, और उसके बाद होता है एक नॉट गेट होता है। ठीक है, तो इन तीनों को बोला जाता है बेसिक गेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द बेसिक गेट। ठीक है, और ये आपका हो गया नैंड और नॉर, ये आपके यूनिवर्सल गेट हो गए। यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका उपयोग करके अन्य सभी गेटों को बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज ए पैसिव कंपोनेंट, एक सक्रिय घटक कौन सा है। देखिए वहाँ आपका एक्टिव घटक पूछा था और यहाँ क्या बोला है, निष्क्रिय घटक बोला है। ठीक है, यानी कि पैसिव कंपोनेंट बोला गया। तो यहाँ पर जो आपका पैसिव कंपोनेंट होगा वो आपका कैपेसिटर होगा। ठीक है, क्या होगा, कैपेसिटर आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो तीनों दिया है, डायक, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये आपके एक्टिव कंपोनेंट है। क्या है, एक्टिव कंपोनेंट है। और ये जो आपका हो गया कैपेसिटर, ये आपका पैसिव कंपोनेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस सिंबल। ठीक है, यानी कि नीचे एक डिवाइस का सिंबल दिया है और पूछ रहा है कि यह किसका सिंबल है। तो दोस्तों ये जो सिंबल है वो आपका है डायक का सिंबल है। ठीक है, ये जो सिंबल है डायक का, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए उसके अलावा ये देखो आपका यदि ट्रैक रहता या फिर IGBT होता तो इन तीनों में 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ एक टर्मिनल ऐसे लग जाता तब आप यहाँ क्या बोलते ट्रैक इसको बताते। ठीक, ट्रैक या फिर SCR हो सकता था, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 टर्मिनल है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है डायक। यह डायक का एक सिंबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोला है कि हाउ मैनी कैरेक्टर आर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें उसका बेस या फिर उस पर कितने क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16। ठीक है, इसमें कुल 16 अंकों का उपयोग किया जाता है, जाहिर सी बात है। और यदि ऑक्टा होता तो ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ऑक्टा नंबर सिस्टम जो होता है, ठीक है, उसमें कितने वर्ड होते हैं या फिर कितने उसमें डिजिट प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, साथ ही कमेंट में आप ये भी बताइए कि डेसिमल जो होता है, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर कह रहा है कि विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट AC सिग्नल, ठीक है, विदाउट इनपुट। निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका फिल्टर सर्किट तो नहीं हो सकता। ठीक है, और रेक्टिफायर भी नहीं हो सकता, एम्पलीफायर भी नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टिफायर जो होता है वो आपको क्या करता है कि AC को DC में बदलता है। एम्पलीफायर जो होता है चीज़ों को बूस्ट करता है और फ्रिक्वेंसी बूस्ट करता है। लेकिन ऑक्सीलेटर जो होता है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मेजर और टेस्टेड क्वांटिटी, यानी कि निम्नलिखित में से क्या होता है, कौन सा उपकरण मापे हुए परीक्षण मात्रा का एक दृष्ट
प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। यानी देखिए यहाँ क्वेश्चन करने का मतलब है कि निम्न में से कुछ डिवाइसों के यहाँ नाम लिखे गए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा डिवाइस ऐसा है कि जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, उसका एक विजुलाइजेशन यानी एक वीडियोग्राफी या फिर फोटो के तौर पर चीज़ों को दिखाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कैस्टोड रे ऑसिलोस्कोप। देखिए जो बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं उनको हमने इसके बारे में बताया था, ठीक है, और बहुत देखिए आपके जो लैब में होगा सबसे महंगी डिवाइस है यह, ठीक है, कैथोड रो, इसको CRO भी बोला जाता है, CRO, ठीक है, CRO के नाम से आमतौर पर जाना जाता है, CRO। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एम्पलीफायर। नीचे एक एम्पलीफायर का सर्किट बनाया गया है और पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे होंगे इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर T1 हो गया, ठीक है, और यह हो गया आपका T2। तो आपको पता होगा कि कोई भी ट्रांजिस्टर बना होता है, अगर ट्रांजिस्टर का सिंबल देखा जाए तो कुछ इस तरह से होता है और इसमें देखिए 3 तार होते हैं, ठीक है, एक होता है इमीटर, बेस, कलेक्टर, इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो जिस टर्मिनल पर ऐसा चिन्ह बना हो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका इमीटर होता है, ठीक है, इमीटर, और जिस पे ना बना हो वो कलेक्टर होता है, और बीच वाली जो होती है वो आपका क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ क्या हो गया, कुछ सिंबल यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पे नीचे बना हुआ है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो दोनों का कलेक्टर जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इस टाइप के एम्पलीफायर को हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर भी कह सकते हैं, लेकिन ठीक है क्या कहते हैं, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। उसके अलावा क्या ये एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है कि पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है, पुश पुल एम्पलीफायर। यहाँ देखिए, ठीक है, पुश पुल एम्पलीफायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे आप सी भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में इसको क्या बनाया गया, बी को राइट आंसर बनाया गया है, ठीक है। तो आप एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आप बी को यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन ऑसिलेटर सर्किट। यानी कि एक ऑसिलेटर सर्किट जो होता है उसमें अनुनाद की गणना करने के लिए कौन से फार्मूले का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, यहाँ जाइए, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रेजोनेंस नापने का एक फार्मूला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड इन द बेस इमीटर जंक्शन टू कंडक्ट ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। यानी कि जो एक ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, उसके बेस इमीटर में न्यूनतम कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करने के लिए, संचालन अवस्था में आने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.6 से लेकर 0.7 तक, ठीक है। यदि मान आपको पता होगा जो सिलिकॉन होता है, ठीक है, उसका कट ऑफ वोल्टेज कितना होता है, 0.7 होता है। वही अगर जर्मेनियम का होता है तो उसका होता है 0.40, ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं होता, 1.4 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रजिस्टर विथ 4 कलर बैंड। यानी कि 4 कलर बैंड आपको दिया गया है, जिसमें पहला बोला गया रेड, ठीक है, पहला बोला गया रेड। तो रेड का मतलब आपका हो गया 2 हो गया, और उसके बाद वायलेट, वायलेट का मतलब आपका हो गया 7, उसके बाद ऑरेंज। तो आपको पता होगा कि प्रथम 2 जो डिजिट होता सॉरी कलर होते हैं वो आपके डिजिट को बताते हैं, तीसरा जो होता है वो पावर को बताता है। तो तीसरा क्या है, ऑरेंज हो गया। तो ऑरेंज का मतलब होगा 10/3। उसके बाद आपका ये दिया है कि गोल्ड कलर दिया, तो गोल्ड का मतलब होता है टॉलरेंस बताएगा +-5%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग 27,000। अब इसका 5% भी हम निकाल लीजिए। अब 5% क्या हो जाएगा, इसका क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे एक बार और एक बार घटा देंगे। तो अब इसका अगर आप 5% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा लगभग इसका 27
हाँ 1350 समथिंग आएगा इसका। तो एक बार 1350 इसमें जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे 1350 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेट करिएगा, आपका आंसर ऐसे आएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ बैरियर वोल्टेज इज मोर इन सिलिकॉन मटेरियल। यानी कि पूछ रहा है कि सिलिकॉन सामग्री में जो बैरियर वोल्टेज अधिक होने का क्या कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डोपिंग परसेंटेज इज मोर। ठीक है, यानी जो डोपिंग किया जाता है उसमें जो डोपिंग यानी जो कि औषधियाँ मिलाई जाती है उनका परसेंटेज क्या होता है, अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीजन फॉर वाइंडेड बैरियर इन ए रिवर्स बायस डायोड। रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा का क्या कारण है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित करना। आपको पता होगा कि जब मान लीजिए कि यहाँ पर दो टर्मिनल बने हुए हैं। ठीक है, तो एक तरफ पॉजिटिव हो गया, एक तरफ निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो गया। ठीक है, तो इनकी जब आपूर्ति बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तो क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और मिल करके एक बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, इसे बैरियर बोला जाता है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है, तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इन दी फुल वेव रेक्टिफायर। यानी फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो सबसे पहले आप बताइए रेक्टिफायर करता क्या है। तो रेक्टिफायर क्या करता है आपके, वो क्या करता है, एसी को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे एक सर्किट बनाया गया है जिसमें कोई लोड वगैरह नहीं लगी है। तो जब कोई लोड वगैरह लगी नहीं है तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नो आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैसा क्या कहते हैं लोड वगैरह नहीं लगी है। अगला क्वेश्चन है कि विच फिल्टर सर्किट इज कैपेबल फॉर रिमूविंग वोल्टेज स्पाइक्स इन दी रेक्टिफायर सर्किट। यानी कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्पाइक्स होता क्या है। ठीक है, तो स्पाइक्स क्या होता है, मान लीजिए कि आप कोई रेक्टिफायर वगैरह यूज कर रहे हैं और रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है मान लीजिए कुछ ऐसा इनपुट दे रहा है, और तो यदि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें मान लीजिए कुछ विकृति उत्पन्न, या फ्रीक्वेंसी इस तरह सीधी तरह से ना होकर के कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो ये जो वेरिएशन आपको दिखाई देता है ये कहलाता है आपका स्पाइक्स। ठीक है, यह क्या कहलाता है आपका स्पाइक्स। तो स्पाइक्स को हटाने के लिए आपका क्या उपयोग किया जाता है, एलसी फिल्टर यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, एलसी फिल्टर उपयोग किया जाता है। यानी सीधे अगर रेक्टिफायर आप बनाते हैं सिंपली तो उसमें कई सारे रिपल्स चीज़ें आएंगी, फ्लक्चुएशन आएंगी, उसको हटाने के लिए एसी के जो तत्व आ जाते हैं उसको हटाने के लिए एलसी सर्किट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच इज द एडवांस वर्जन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज इन द आउटपुट स्टेट इन ड्राइव। यानी कि जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आ रही हैं, ठीक है, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती हैं उसमें कौन से एडवांस वर्जन का उपयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है इसका सही आंसर अगर ऑप्शन को देखा जाए ध्यान से तो या FET हो गया UJT, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, IGBT। IGBT का फुल फॉर्म होता है आपका इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आगे के सीरीज़ में इसके बाकी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और यदि जान लीजिए कि आप अपने एग्ज़ाम से पहले सिर्फ इस वीडियो को देख के जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो आपके लिए बेहतर होगा कि जितने सीरीज़ इसके आने वाले हैं आप उनको देखें बेहतर।
और काफ़ी लाभप्रद आपके लिए होगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।